गुड इवनिंग, नमस्ते। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं, एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिए आवाज़ आ रही है क्या? जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं, एक बार बता दीजिए आवाज़ आ रही है क्या बेटा? एक बार चेक कर लीजिए। आवाज़ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा। क्या हम शुरू करें? चलो। कल हमने देखा था कि रेजोनेंस कहाँ पर ज़रूरी है, कि जहाँ पर हम किसी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को एक अकेले स्ट्रक्चर से नहीं समझा सकते, तो उसके लिए हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है जो हाइपोथेटिकल होते हैं, मेरे दिमाग में चलते हैं। उनको मैंने कहा कि ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक वास्तविक संरचना में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसे रिजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। और हमने देखा रिजोनेंस हाइब्रिड का स्थायित्व ज्यादा है रिजोनेंस स्ट्रक्चर से। स्टेबिलिटी RH की ज्यादा है, लेकिन एनर्जी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की ज्यादा है। ठीक। आज हम चर्चा करेंगे कि अनुनाद के बेसिक कंसेप्ट को समझे। कल अपन ने यह भी पढ़ा था कि अनुनाद के कारण कुछ ऊर्जा मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाती है, उसको रिजोनेंस एनर्जी कहते हैं। जितनी ज्यादा रिजोनेंस एनर्जी बाहर निकलेगी, स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि रिजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्टेबिलिटी के। आगे भी चर्चा करेंगे। राधे राधे। अब शुरू करते हैं आज अनुनाद या रिजोनेंस के कुछ बेसिक फाउंडेशन थ्योरी। इंपॉर्टेंट है, देखो, अगर आपका प्रेरणिक प्रभाव कमजोर रह गया कोई बात नहीं। अगर रिजोनेंस कंप्लीट नहीं हुआ, ये कमजोर रह गया, घर जाओ, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म पूरी इस पर डिपेंड करती है। तो मेरे को ये अच्छे से याद होना चाहिए, इसलिए रिजोनेंस से संबंधित एक एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम अपने आप से बात करें रिजोनेंस में। नंबर 1, रिजोनेंस आखिर होता क्या है? ये मैं अपने आप से क्वेश्चन बना रहा हूं, मेरे खुद के नोट्स हैं, तो मैं अपने आप से बात कर रहा हूं कि रिजोनेंस, कल से गीत गा रहे हैं सर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिजोनेंस में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड होता है, ऐसा होता। सर रिजोनेंस क्या होता है पहले ये तो समझा, मुझे नहीं आता, पहला क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा, हम कैसे पहचाने क्या कि किसी स्पीशीज में रेजोनेंस होगा या नहीं? यानी बेसिकली यहां पर आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेंस इन एनी स्पीशीज। किसी भी स्पीशीज में रेजोनेंस की पहचान क्या है? कोई दुनिया में इतने सारे लोग घूम रहे हैं, मैं कैसे देख के कहूं कि इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा? ठीक। तीसरा, रेजोनेंस के जनरल रूल क्या हैं? यानी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय कौन से वो जनरल रूल्स हैं जो मुझे फॉलो करने चाहिए? ठीक है। फोर्थ वन, रिजोनेटिंग, अच्छा कल मैंने सिखा दिया था रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को RS लिखेंगे, तो मैं RS लिख दूं, आप पहचान जाएंगे। तो मुझे लिखना चाहिए RS की स्टेबिलिटी को कैसे तुलना करूं, कैसे कंपेयर करूं कि कौन सा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्थायी है, कौन सा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्थायी होगा। और लास्ट सर, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पूछना है, ये रिजोनेंस में पढ़ क्यों रहा हूं, ये मेरे कहां काम आएगा? यानी मुझे बात करनी है
एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। मुझे आपसे बात करनी है अनुनाद प्रभाव के अनुप्रयोग। तो हमने एक समरी बनाई कि रेजोनेंस के लिए मुझे क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो सर मुझे ये समझाओ ये रेजोनेंस होता क्या है। फिर मुझे ये समझाओ कि इस दुनिया में इतनी सारी भीड़ को देखकर मैं कैसे तय करूं कि राम और श्याम में से कौन रेजोनेंस शो करेगा कौन नहीं करेगा। तीसरा, मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, कोई नियम तो होगा कि भाई इस नियम से बनाओ, मुझे वो रूल बता दो। फिर ये बताओ क्या सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सेम होती है या उनकी स्टेबिलिटी की तुलना कैसे मैं कर पाऊं। और लास्ट में मैं रेजोनेंस पढ़ ही क्यों रहा हूं, ये मेरे कहां काम में आएगा। समझ गए क्या? हमने जनरलाइज किया, ये हमारा उद्देश्य है रेजोनेंस पढ़ने का। पहले इसको कॉपी करिए। राधे राधे सवाई। गुड इवनिंग जयेंद्र। खूब खुश रहिए श्रवण। नमस्ते कविता। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, इस क्लास में अपनी कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। गुड इवनिंग ओम प्रकाश। खुश रहिए श्रवण। गुड इवनिंग हिमानी। जय श्री कृष्णा मनोज। बना लिया? चले हम आगे। अब हम एक एक करके इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हमें बात करना है रेजोनेंस क्या होता है। पेन छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 1, रेजोनेंस क्या होता है? तो हम कहना चाह रहे हैं, एक लाइन में अगर मैं समझाऊं, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब है संयुग्मी तंत्र। संयुग्मी तंत्र में पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, इसको बोलते हैं अनुनाद। संयुग्मी तंत्र में पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन। अब हम एक एक करके बात करते हैं। सर मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये विस्थापन क्या होता है, प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। डीलोकलाइजेशन का मतलब है बेटा इलेक्ट्रॉन का घूमना।
यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन समझ में आ गया? सर मैं पाई इलेक्ट्रॉन नहीं पहचान सकता। अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है, देखो, या तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड आपको देखना आता है, डबल या ट्रिपल, कोई सा भी। क्या मैंने ये लिखा बेटा कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन? नहीं, दुनिया का कोई भी पाई बॉन्ड, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, उसके इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। या फिर नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन, या फिर लोन पेयर, ऐसे लिख दो लोन पेयर को, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, या फिर फ्री रेडिकल का एक अकेला इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। इनमें से कोई भी हो तो उसको क्या बोलूंगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक बात है क्या? कॉन्जुगेटेड सिस्टम समझो, एकांतर क्रम में, एकांतर समझ गए क्या? एक छोड़कर एक, अल्टरनेट पोजीशन पर, अल्टरनेट पोजीशन पर एकांतर क्रम में या तो मिले डबल बॉन्ड, या इसके साथ मिल जाए ट्रिपल बॉन्ड, या मिल जाए नेगेटिव, या मिल जाए लोन पेयर, या मिल जाए एक अकेला इलेक्ट्रॉन, या मिल जाए पॉजिटिव। एक छोड़कर एक, एकांतर क्रम में या तो मिल जाए डबल या ट्रिपल, या डबल के साथ ट्रिपल, या ट्रिपल के साथ डबल, या इनके साथ नेगेटिव, या इनके साथ पॉजिटिव, या इनके साथ फ्री रेडिकल, या इनके साथ लोन पेयर। तो मैं कहता हूं कॉन्जुगेटेड सिस्टम हुआ। तो रिजोनेंस के लिए दिमाग में एक बात बैठा दो, ट्रेन को चलने के लिए पटरी चाहिए। अच्छा बताओ, ट्रेन कितनी भी मॉडिफाई बना लो, सड़क पर चलती देखिए क्या दुनिया के किसी भी देश में? प्रियंका, चलती देखिए क्या? नहीं देखी। बताओ तुमने गिरीश? नहीं देखी। इसका मतलब बिना पटरी के ट्रेन नहीं चल सकती। व्हाट डज इट मीन? बिना कॉन्जुगेटेड सिस्टम के रिजोनेंस सोचना भी मत। रिजोनेंस को पकड़ने की पहचान बता रहा हूं बेटा, बहुत आसान लैंग्वेज में पकड़ो। अगर किसी घर में कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही नहीं है तो हमें वहां जाना ही नहीं है, क्योंकि रिजोनेंस वहां हो ही नहीं सकता। रिजोनेंस को पकड़ने की सबसे पहली शर्त है कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब अल्टरनेट पोजीशन पर, एक छोड़कर एक, या तो मिले डबल या ट्रिपल या पॉजिटिव या नेगेटिव या लोन पेयर या फ्री रेडिकल। छोटी छोटी बातें दिमाग में पक्का करो, औरों से अलग बनेंगे, मजबूत बनेंगे। अच्छा जी। और फिर इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कौन से इलेक्ट्रॉन घूमे? पाई इलेक्ट्रॉन। और ये पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह पे रहे कि घूमे? घूमे। तो इसको मैं बोल देता हूं रिजोनेंस। थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या? बनाइए जरा एक बार इसको। श्रवण, मुझे लगता है ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लास के साथ साथ ही नोट्स बनाने चाहिए। ऐसा महसूस करो आप ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं। बस आप, मैं आपको कैमरे के थ्रू देख रहा हूं, आप मुझे अपने मोबाइल के थ्रू देख रहे हैं। साथ साथ ही चलिए बेटा। 40% वाला रूल हटेगा क्या? हाँ, पूरी संभावना है बेटा ये हटेगा, और इसका इफेक्ट बहुत पॉजिटिव रहेगा। एक दलील जो सारे अच्छे लोगों ने मिलकर सरकार तक पहुंचाई, कि जो साइंस का टीचर है, बेसिकली उसको साइंस पढ़ानी है 9th-10th के बच्चे को, लेकिन 40% वाले रूल के कारण से वो इस समय बहुत मेहनत कर रहा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल पर, जिसका आगे कहीं कोई औचित्य नहीं है। तो उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, वो बच्चे को बहुत अच्छा साइंस पढ़ा सकता है, लेकिन वो केवल फर्स्ट पेपर के कारण से रुक रहा है, और फर्स्ट पेपर का लेवल बहुत अच्छा आ रहा है। तो जो कंसीडर किया जाता है कि साहब ये सिलेक्शन करने वाली एजेंसी है आरपीएससी या बोर्ड, वो उल्टा हो गया, रिजेक्शन करने वाली एजेंसीज बन गई, अच्छा बच्चा बाहर हो गया। तो इसलिए ये दलील इंपॉर्टेंट है कि साइंस वाले बच्चे से साइंस अच्छे से पूछिए, दोनों पेपर को मिला के 40% हो जाएगा, चलेगा। गुड इवनिंग कुशल्या। हाँ के भी मैंने बता दिया आपको, इसका जवाब दे दिया बेटा।
चले हम आगे। अब जनरल कंडीशन देखो, अनुनाद की सामान्य परिस्थितियां, जनरल कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। देखिए, अगर कहीं दो परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड और तीसरे परमाणु पर एबीसी कोई भी एटम हो सकते हैं, या तो मिल जाए डबल बॉन्ड, तो देखो एकांतर क्रम हो गया क्या, डबल सिंगल डबल, एक छोड़कर एक, या तो ये मिले या फिर इसके साथ मिल जाए ट्रिपल बॉन्ड, तब भी एकांतर क्रम में पाई हो गए। ये नहीं मिला तो मिल जाए ये नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो ये। इनमें से कोई भी एकांतर क्रम में हो तो हम कहते हैं यहां पर रिजोनेंस हो सकता है। पटरी बिछ गई तो ट्रेन चल सकती है। दूसरा पकड़ो, ऐसा भी हो सकता है कि साहब ये ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इसके कॉन्जुगेशन में देखो डबल और ट्रिपल का पहले बन गया था, तो यहां ट्रिपल के साथ या तो ट्रिपल हो, ये नहीं हो तो नेगेटिव हो, नहीं हो तो लोन पेयर हो, नहीं तो फ्री रेडिकल हो, नहीं तो पॉजिटिव हो, या तो ये हो या ये हो। या अगर किसी एक एटम पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो और दूसरे पर रिक्त कक्षक हो, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल कौन से, दो टाइप के, या तो हो बेटा रिक्त पी कक्षक या फिर हो रिक्त डी कक्षक, तो भी रिजोनेंस होगा। कैसे, एक एटम पर हो नेगेटिव या लोन पेयर और ठीक पास वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके लेवल में ये तीन वो कंडीशन है जहां रिजोनेंस हो सकती है, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में डबल हो या ट्रिपल हो या नेगेटिव या लोन पेयर या फ्री रेडिकल या पॉजिटिव। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में या ट्रिपल हो या नेगेटिव या लोन पेयर या पॉजिटिव या फ्री रेडिकल, या फिर ऐसा हो कि एक एटम पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो और दूसरे वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। ये वो कंडीशन है जहां पर रिजोनेंस हो सकती है। इसको कॉपी करो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको बताना है मुझे। श्रवण 40% वाला हट गया तो फिजिक्स वाले को फायदा कैसे होगा बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले 40% वाला रूल नहीं था, और मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके फिजिक्स में एक या दो क्वेश्चन, इवन कुछ स्टूडेंट का तो एक भी क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं था, और वो सेलेक्ट हुए अच्छी मेरिट के साथ। ये दिमाग में बिल्कुल बर्डन मत लाओ। नहीं मनोज, ऐसा नहीं कह सकते कि 40% हटने से साइंस की कट ऑफ ज्यादा जाएगी। हर बार आरपीएससी पेपर एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से सेट करती है, चाहे कितना भी पेपर किसी लेवल का आ जाओ। हमने 65 क्रॉस होते हुए रेयरेस्ट ऑफ रेयर देखी है। नॉर्मली पेपर इसी तरह का रहता है। अभी उत्तम सारे एग्जाम्पल देंगे आपको, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो सारे एग्जाम्पल यहां सीखेंगे। होगा ना बेटा श्रवण, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन बना लिया ना। यहां देखो, डबल और ट्रिपल कॉन्जुगेशन में चाहे से पकड़ लो, ट्रिपल और डबल कॉन्जुगेशन में, इसलिए दोबारा यहां नहीं लिखा। समझ पा रहे हो? क्या आ रहा है बेटा, वीडियो के नीचे वाइट बॉर्डर आता है सर। नीलेश, विथ ड्यू रेस्पेक्ट बेटा, मुझे ऐसा कोई टास्क ना दो जो टेक्निकल हो, मैं इन चीजों में बहुत ज्यादा नहीं समझता, पर मैं केमिस्ट्री आपको समझा सकता हूं, ये मेरी गारंटी है। तो ये वाइट बॉर्डर कैसे हटता है बेटा, मुझे भी नहीं आता। आप एक मैसेज बना के मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं ऐप डेवलपर्स को भेज सकता हूं, वहां से कोई सोल्यूशन आएगा तो आपको बता सकता हूं। चले आगे हम। अब इनको देखकर हम तय करेंगे कि किस स्पीशीज के अंदर
रेजोनेंस होगा, किस में नहीं होगा। मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, आपको यस या फिर क्रॉस लगाना है। होगा तो यस करना है, टिक लगाना है, नहीं तो क्रॉस कर देंगे। शुरू करें? ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्पीशीज में अनुनाद यानी कि रिजोनेंस संभव है? देखते हैं। बनाइए जरा। अरे वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चे तो बहुत तेजी से जवाब दे रहे हैं भाई। शाबाश। वेरी गुड बेटा, इस जज्बे को बना के रखना है ऐसे ही। कुछ ही महीनों की बात है, फिर सफलता हमारा इंतजार कर रही है। बहुत बढ़िया। आप लोग फटाफट कॉपी करके इसको बनाओ जरा। यस और नो बताना है, किस में रेजोनेंस पॉसिबल है, किस में रेजोनेंस नहीं हो सकता। मनोज एक बार थर्ड वाला चेक करो। थर्ड में रेजोनेंस नहीं है आपने लिखा, एक बार चेक कर लो दोबारा से।
किया? बता दिया? यस नो, यस नो? चलो मुझे बताओ, यस और नो? यस। ऑनलाइन वाले बच्चे ही बताते रहे, जिसमें डाउट हो उसमें बात कर लेंगे। सेकंड में बताओ। यस। थर्ड? अरे बोलो ना, क्यों नो क्यों है थर्ड में? कॉन्जुगेशन में है कि नहीं? यहां पढ़ा था ना अपन ने, ट्रिपल के साथ ट्रिपल हो या डबल के साथ ट्रिपल हो, तो यहां पकड़ो ना। क्या डबल के साथ ट्रिपल कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है? तो फिर कॉन्फिडेंस से बोलो यस। फोर्थ बताओ। यस। फिफ्थ बताओ। यस। 5 तक कोई डाउट है तो बात की जा सकती है। भाई या तो किसी टॉपिक को पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो उसमें इतनी महारत हासिल कर देंगे कि वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। 5 तक कोई डाउट है? सब क्लियर है? आगे आ जाओ। 6 में बताओ। नो क्यों? कॉन्जुगेशन ही नहीं है, एकांतर क्रम नहीं है, एक छोड़कर एक नहीं है। 7th बताओ। यस। 8th बताओ। यस। 9th बताओ। कहाँ है? 9th में कैसे किया? ये नेगेटिव है, फिर इसके पास क्या है? रिक्त डी कक्षक, वैकेंट डी ऑर्बिटल, रिक्त डी कक्षक। हमने पढ़ा था तीसरे आवर्त या उसके बाद जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सब में रिक्त डी है, इसलिए ये मेरा कौन सा केस बन गया? ये मेरा ये वाला केस बन गया। नेगेटिव हो या लोन पेयर और दूसरे के पास रिक्त कक्षक होना चाहिए, चाहे पी चाहे डी, तो ये रिक्त डी कक्षक का केस है। उत्तम, समझ में आया? ये है थर्ड वाले केस का, तो इसमें कहूंगा यस। इसको बताओ। यस। 11th? यस। 12th? होते तो हैं, दिखाई नहीं देते। बार बार कहा था कि ये चीज आपको अगर याद है तो क्वेश्चन आपका है। ऑक्सीजन पर लोन पेयर, क्लोरीन पर लोन पेयर होते तो हैं, दिखाई नहीं देते। बोलो इसमें होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बोरोन का मतलब रिक्त पी कक्षक। तो आई होप कि अब आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किस स्पीशीज में रिजोनेंस होगा या नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है अभी, सब ठीक है, कर लोगे? ठीक है। अब हम बात करेंगे, चलो पहले इसका वो सीएलए भी सॉल्व कर लेते हैं, इसी का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। श्रवण सुनो, रिक्त डी कक्षक कैसे पता करेंगे बेटा? तीसरे आवर्त या उसके बाद का कोई एलिमेंट आए तो रिक्त डी है, और सेकंड पीरियड तक कोई आए तो नहीं है, उसमें रिक्त पी ढूंढो। जो 13वें वाले वर्ग में आता है। चलो जरा ऐसे ही आप इसको बताओ, यहां बताओ, होगा या नहीं होगा इसके बारे में बात करनी है। हाँ या ना? कॉन्जुगेशन में कोई है ही नहीं, अकेला यही डबल बॉन्ड है। इसमें बताओ। यस। इसमें बताओ। यस। इसमें बताओ। यस। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव होगा ना? इसमें बताओ। इसमें बताओ। इसमें बताओ। केवल यही है कॉन्जुगेशन में, कोई दूसरा नहीं है। इसमें बताओ। होते तो हैं, दिखाई नहीं देते, तो यस। इसमें बताओ। होते तो हैं, दिखाई नहीं देते, होते तो हैं, दिखाई नहीं देते। हम्म यहां तक कोई डाउट? 10 तक कोई डाउट नहीं? 7th में नहीं होगा ना ओम प्रकाश? 7th में मना किया ना बेटा, क्योंकि कॉन्जुगेशन में कुछ नहीं है। आगे आ जाओ, इसमें आ जाओ। हाँ। यस। इसमें बताओ। यस। होते तो हैं, दिखाई नहीं देते, इसमें बताओ। इसमें बताओ। केवल पॉजिटिव है, कॉन्जुगेशन में कुछ नहीं है। तो आई होप अब आप इस कंडीशन में तो आ गए कि आप किसी भी स्पीशीज को देखकर बताने की कंडीशन में आ गए कि इसमें रिजोनेंस होगा या नहीं होगा। क्या हम आगे चलें? यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक। अब हम देखते हैं कि रिजोनेंस के लिए जनरल रूल क्या है। पिछले वाले में 7th में
पिछला वाला सेवंथ क्या था भाई? क्यों नहीं होगा बेटा? ये दोनों आपस में देखो ना कॉन्जुगेशन में है ना, तो क्यों नहीं होगा इसमें रेजोनेंस? ओम प्रकाश समझ में आ रहा है अभी? उत्तम, हमको मौका ही नहीं मिल पा रहा टाइप करने का। अच्छा, ओके। मनीषा पिछली स्लाइड वाले में है। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, 7 नंबर में है मनीषा। जहां भी कॉन्जुगेशन है वहां है। यहां नहीं है, यहां कॉन्जुगेशन नहीं है। चलूं अभी आगे? चल, यहां आ जाओ। अनुनाद के सामान्य नियम, जनरल रूल्स फॉर रिजोनेंस। पहले मैं लिखूंगा, आप सुनेंगे और सीखेंगे, उसके बाद फिर आप कॉपी करेंगे, ठीक? नंबर 1, अनुनाद में केवल इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। घूमता है का मतलब अपनी जगह छोड़ता है। आसान भाषा में लिख रहा हूं, कोई परमाणु या नाभिक, कोई भी एटम या न्यूक्लियस अपनी जगह नहीं छोड़ता, अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता है। रेजोनेंस में केवल कौन घूमेगा? इलेक्ट्रॉन। क्या कोई एटम या कोई न्यूक्लियस अपनी जगह छोड़ेगा? नहीं, जो जहां है वहीं खड़े रहो, केवल इलेक्ट्रॉन का लेना देना करो। जैसे मुझे ये पेन पीछे पहुंचाना है, तो मैं जाके नहीं करूंगा, मैं यहीं रहूंगा। मैं इनको पहुंचाऊंगा, ये इनको पहुंचाएंगे, वो उनको पहुंचाएंगे और वो वहां तक पहुंचा देंगे। केवल इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है, कोई एटम या न्यूक्लियस अपनी जगह नहीं छोड़ता। पहला देखना जरा क्वेश्चन। मैंने कहा बेटा एक तो ये है, ऐसे आपने बनाया CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस CH3, और एक मैंने कहा CH3 CO CH3, और आपने इसका बनाया CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। मुझे आपसे पूछना है, इन दोनों में से कौन अनुनाद वाली घटना है और कौन अनुनाद नहीं दिखा रहा है? क्या फर्स्ट वाले में अनुनाद है और सेकंड वाले में? कॉन्फिडेंस से जवाब दो, है कि नहीं है? सेकंड वाले में अनुनाद है या नहीं, जवाब दीजिए। बस यही यही तो गड़बड़ है, निर्णय देखो। अच्छा पेन छोड़ो, एक बात समझाता हूं। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, ऐसी स्थिति तो मत करो यार। तो नहीं, उनके बारे में बात नहीं है, ये बात है शास्त्री जी के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने गृह जिले के दौरे पे थे, तो दिल्ली से जब उनकी गाड़ियों का काफिला निकला, तो हाईवे में उनकी गाड़ियों के सामने एक डॉगी आ गया। और जब प्रधानमंत्री का काफिला जाता है ना बेटा, तो इतना तेज स्पीड में जाता है, जैसा आपने भी देखा होगा। तो वो उस काफिले की चपेट में वो डॉगी आ गया, और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहा। अगले दिन सुबह नाश्ते के टेबल पर प्रधानमंत्री जी ने अपने जो भी स्टाफ था उससे पूछा कि यार वो डॉगी कैसे मरा? तो किसी ने कहा कि सर, आपके स्टाफ में जो ड्राइवर था उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो रोक नहीं सकता था, अगर वो रोकता तो गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती। किसी ने कहा कि सर उसका ध्यान नहीं किया। किसी ने कहा कि साहब अचानक से डॉगी सामने आ गया। शास्त्री जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जब बीच सड़क पर अचानक तेज गाड़ी आई, तो उस डॉगी की डेथ का एकमात्र कारण था कि वो निर्णय नहीं ले पाया कि सही समय पर अब मुझे क्या करना है। अगर वो एक कदम आगे या एक कदम पीछे हट जाता तो शायद जान बच जाती।
यही लेसन है जो एस्पिरेंट है आरपीएससी के। बेटा यहां आप हो सकता है वेट करो कि कोई मुझे सही बताएगा, या मेरे आंसर को मैं किसी से वैलिडेट कराता हूं कि देख सही है ना। पीएससी की टेबल पर आपको अलग से एक खुद का पेपर, खुद की कॉपी, खुद का टेबल मिलेगी, हाँ या ना। तो खुद से ही निर्णय करना पड़ेगा, वहां कोई हाँ नहीं भरेगा। आप पीएससी से बाहर होंगे या अंदर, ये सिर्फ एक पर डिपेंड करेगा, वो है आप। क्या आप निर्णय ले पाने में सक्षम है या नहीं। बीइंग एन एल्डर, घर का बड़ा जैसे समझाता है, बार बार इस बात को ध्यान रखो, भले ही गलत करो लेकिन करो। अगर आप गलती नहीं करोगे तो हम सुधार नहीं पाएंगे ना बेटा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो गलती नहीं करता, लेकिन जो गलती करके सीख जाते हैं वो बहुत आगे जाते हैं। तो हमें गलतियां करनी है, मन में चुप मत रहो, बोलो गलत कि सर ये करेगा, तो मैं बताऊंगा नहीं करेगा, या आपने कहा नहीं करेगा तो उसका जवाब दो प्रॉपर कि क्यों नहीं करेगा। क्योंकि इसके अंदर एक परमाणु ने अपनी जगह छोड़ दी है, ये हाइड्रोजन यहां से उठ के यहां आ गया है ना बेटा। अब दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा गिरीश। तो आपने तो लिखा है अनुनाद में केवल इलेक्ट्रॉन घूमता है, कोई परमाणु या नाभिक अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता। इसलिए आपने कहा यह अनुनाद नहीं है और यह अनुनाद है। रिजोनेंस है, यहां रिजोनेंस नहीं है। बात समझ में आ गई है क्या। जो भी पढ़ेंगे पूरे कॉन्फिडेंस से उस पर बात करेंगे। तो पहला पॉइंट। दूसरा, अनुनाद में केवल पाई इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, जबकि प्रेरणिक प्रभाव में किसने भाग लिया था। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। देखो आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन अगर आप साथ साथ रिवीजन नहीं दे रहे तो ये समझ लो पिछले जन्म का कोई उधार था, जो चुकाने आप ढूंढते हुए आए हो कि गुरुजी कहाँ हैं, कि सर आपका बाकी रह गया था, ये संभालो। साथ साथ रिवाइज करो, इसीलिए तो क्लास में बैठे हो। अब मैं रिजोनेंस पढ़ा रहा हूं, हमें इंडक्टिव इफेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये ठीक नहीं है बेटा। कंपटीशन आपका ऐसे बच्चों के साथ है जो पॉइंट से बाहर हो गए, वो इस बार जान लड़ा देंगे, ले जाने नहीं देंगे अपनी पोस्ट। और मैं बार बार कहता हूं आरपीएससी लाखों में पोस्ट कभी नहीं निकालेगी, मुट्ठी भर पोस्ट आएंगी और सबके बीच में पटक दी जाएंगी। जिसमें दम है जाओ और अपनी पोस्ट उठा के लाओ। तो वो दम कैसे डिसाइड होगा, जितने अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ रखा है। हाँ बेटा, हो सकता है आज सुनने में कड़वा लगे, लेकिन एक गुरु, एक मेंटर की ड्यूटी बनती है कि आपको आगाह करे, रिवाइज करो रिवाइज करो रिवाइज करो। घबराओ मत श्रवण, घबराने की क्या बात है, क्यों घबराए हुए हैं स्टूडेंट। वही घबराएगा जिसका कॉन्फिडेंस कमजोर है। जिसका कॉन्फिडेंस कमजोर है वो क्यों कमजोर है, सब्जेक्ट नहीं आता। अगर आप यहां पढ़ रहे हैं तो कुछ समय बाद आप महसूस करेंगे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप नहीं कर पाओगे। जो पुराने स्टूडेंट है वो जानते हैं, जो नए हैं वो सुन ले। पेपर कॉपी से छपेगा, चाहे पेपर कोई बना ले, क्योंकि हम पूरी एनसीईआरटी के साथ सिलेबस कवर लेके चलते हैं। और जब सर ने कह दिया कि यहीं से आएगा तो इसका मतलब यहीं से आएगा। वो हारेगा मैच जिसने पढ़ तो लिया लेकिन रिवाइज नहीं किया। मैं अभी कह देता हूं 10 रिवीजन देना तो कहीं नहीं जा रही केमिस्ट्री में 38 से 39 क्वेश्चन आपके। रिवीजन कम हो गए तो कोई और लेके जाएगा, इसमें भी कोई गुंजाइश की बात नहीं है। चलो, अनुनाद में केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स ही भाग लेते हैं। आगे आ जाओ जी। अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता है, कंप्लीट ट्रांसफर। जबकि मैंने देखा था प्रेरणिक प्रभाव में आंशिक विस्थापन हुआ था, लेकिन यहां कैसा होगा, कंप्लीट ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट आ जाओ। अनुनादी संरचनाओं यानी आरएस के मध्य ऐसे, इसको बोलते हैं डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो बनाया जाता है ना। जो भी दो अनुनादी संरचनाएं, 10 अनुनादी संरचनाएं, सबके बीच में ऐसे डबल हेडेड एरो बना देंगे। नेक्स्ट, अनुनाद होने से अनुनाद ऊर्जा, रेजोनेंस एनर्जी,
ऐसे लिख दूं क्या इसको? बाहर निकलती है जिससे स्थायित्व में वृद्धि होती है। स्थायित्व में वृद्धि होती है। इसका मतलब मुझे लिखना चाहिए रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी बाहर निकलेगी, कल हमने देखा था रेजोनेंस एनर्जी बाहर निकली हुई एनर्जी है, मॉलिक्यूल से गायब हुई एनर्जी। जितनी रेजोनेंस एनर्जी बाहर निकल जाएगी, स्थायित्व उतना ही बढ़ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की ऊर्जा कल हमने बात करी थी, RH से ज्यादा होती है। लिखा था क्या कल अपन ने ये, है ना? लेकिन स्थायित्व में उल्टा होगा। RH का स्थायित्व RS से ज्यादा होता है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कभी भी इस पर लैंग्वेज पे क्वेश्चन बन सकता है। हाँ बेटा, सल्फर में भी तो होते हैं लोन पेयर। श्रवण, सल्फर में भी लोन पेयर होते हैं, लेकिन सल्फर में वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है। तो जब भी आपको याद रखना, एक अपने यहां जनरल कहावत है, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। तो अगर दोनों के पास लोन पेयर है, या इसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन, तो पहले ये देखो कहीं इसके पास वैकेंट डी तो नहीं है, तो फिर उसको सुनो ताकि ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको दिए जा सके। आगे आओ। sp3 परमाणु कभी भी रेजोनेंस में भाग नहीं लेता। क्यों? रेजोनेंस के लिए सभी परमाणु एक ही तल में होने चाहिए। इसको बोलते हैं सेम प्लेन में, सेम प्लेन में होने चाहिए। इसका मतलब प्लेनर मॉलिक्यूल चाहिए आपको। तो ये बात तय है कि जब भी रिजोनेंस देखो, या तो संकरण होगा sp या संकरण होगा sp2। अर्थात sp या sp2 संकरण वाली स्पीशीज में ही अनुनाद संभव है बेटा? नेक्स्ट आ जाओ। सभी अनुनादी संरचनाओं में सारे RS में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, युग्मित इलेक्ट्रॉन, जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या, पाई बॉन्ड या लोन पेयर कुछ भी कर लो, पाई बॉन्ड या लोन पेयर की संख्या समान होनी चाहिए। समान होती है। जैसे देखो यहां पकड़ो, CH2 डबल बॉन्ड CH, और मैं यहां लिख दूं ऐसे OH, सपोज NH करता हूं, NH2 मान लो, ठीक है। अब मैंने कहा इसकी एक अनुनादी संरचना बना देता हूं। ये ऐसे घुमा और ये ऐसे घुमा, तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये CH डबल बॉन्ड आ गया NH2 पॉजिटिव, मान लो, ठीक। अब यहां देखो, सभी अनुनादी संरचनाओं में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि पाई बॉन्ड या लोन पेयर की संख्या समान होती है। इसको पकड़ो, यहां पर इसमें एक पाई बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये एक लोन पेयर है 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हमने कहा पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4, 2 ये रे 2 ये रे। अब इसको देखो, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी टोटल संख्या कितनी हो गई? 4। तो स्टेटमेंट है
सभी अनुनादी संरचनाओं में कुल मिलाकर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर या पाई बॉन्ड की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसा ही हम अगले पे कर लेते हैं। संयुग्मी तंत्र में विस्थापन बिल्कुल सही है। लोन पेयर पर वैकेंट, हाँ बेटा, लोन पेयर पर वैकेंट डी ऑर्बिटल को प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 12 नंबर। उसमें हमने लिखा था कि सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसे लिख दूं, आरएस में ऐसे लिख दूं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होनी चाहिए। कब कब होनी चाहिए? यदि मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, कोई फ्री रेडिकल वाला हो। यदि मॉलिक्यूल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, जैसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए, ऐसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हमने कहा कि यदि कॉन्जुगेशन में, यदि कॉन्जुगेशन में किसी परमाणु पर, नंबर 1, पाई बॉन्ड भी हो और नेगेटिव या लोन पेयर या पॉजिटिव या फ्री रेडिकल भी हो, मान लो, तो केवल पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही अनुनाद में भाग लेंगे। तब मान लो कॉन्जुगेशन में कोई एटम ऐसा है जिसके पास खुद के पास पाई बॉन्ड भी है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ गया या पॉजिटिव भी आ गया, अभी अपन एग्जांपल करेंगे। तो वो कहता है कि अगर कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड के साथ कोई भी हो तो बाकी कोई भाग नहीं लेगा, केवल कौन भाग लेगा? पाई बॉन्ड। जैसे देखना, मैंने कहा ये एक फिनाइल कैटायन है सपोज, आप ये पकड़ो, इस कार्बन पर पाई बॉन्ड है और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज भी है और ये कॉन्जुगेशन में है इसके या इसके कॉन्जुगेशन में, तो ये वाली कंडीशन बन गई क्या? यदि कॉन्जुगेशन में किसी परमाणु पर पाई बॉन्ड भी हो और उसके साथ इनमें से कोई भी हो, ये स्लैश समझ गए बेटा, इनमें से कोई भी एक, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही अनुनाद में भाग लेंगे। तो आप क्या कहोगे? बेटा तुम घर संभालो, अनुनाद तो हम कर लेंगे। बोलो हाँ या ना? वो कहेगा आप यहीं रहो, क्योंकि ये अनुनाद में भाग नहीं लेगा। भले ही ये कॉन्जुगेशन में आ रहा है, इसके देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, लेकिन ये इसलिए भाग नहीं लेगा क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी हैं। कीमती चीज है, याद रह गई क्या? हाँ जी। या फिर ये कहे एक से अधिक, एक से अधिक पाई बॉन्ड उपस्थित हों तो केवल एक पाई बॉन्ड ही अनुनाद में भाग लेगा। जैसे अभी हमने देखा था, मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये कहता है सर मेरे पास 2 पाई बॉन्ड हैं। तो आप क्या कहोगे? रुक जा बेटा, यहां पढ़ो, एक से अधिक पाई बॉन्ड उपस्थित हो तो दूसरे को घर रख दो, अनुनाद में तो केवल एक ही भाग लेगा। बात समझ में आई है क्या? तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या दोनों पाई बॉन्ड अनुनाद में भाग लेंगे? नहीं, केवल क्या भाग लेगा बेटा? सिंगल। तो हम कहेंगे भाई केवल एक ही पाई बॉन्ड इसका, एक पाई बॉन्ड इसका, यही भाग लेगा। ऐसे ही आगे आ जाओ। यदि एक से अधिक लोन पेयर उपस्थित हो तो केवल एक लोन पेयर ही अनुनाद में भाग लेगा, अनुनाद में भाग लेगा।
और लास्ट स्टेटमेंट ये आया था 13वां नंबर। 40 नंबर ये भी आ जाओ। अनुनादी संरचनाओं में परमाणु का संकरण नहीं बदलता, संकरण चेंज नहीं होता। कैसे देखना जरा। मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, मान लो ये चला ऐसे, ये चला ऐसे, तो ये आ गया CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। ये कैसा था? sp2 sp2 2 और एक 3 और एक 4। नहीं, सिखाया था A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C, और इस पे नेगेटिव हो तो काउंट मत करना। तो इसका संकरण भी कैसा? sp2। सेम यहां देख लो, sp2 sp2 sp2, यानी अनुनाद होने के बाद किसी भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हर परमाणु का संकरण वही रहता है जो पहले था, वो चेंज नहीं होगा। आई होप आपके समझ में आया है क्या? दोबारा से मेरे साथ इसको दोहराएंगे फटाफट से। हाँ, जो हिमानी सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। चलो अब एक बार पेन छोड़ो, मेरे साथ साथ दोहराओ। मैं कुछ बोलूंगा, आपको मुझे करेक्ट करना है, ठीक है? मैं गलत बोलूं तो मुझे करेक्ट करना, सही बोलूं तो यस कर देना। रेडी है? ठीक है, तो पेन छोड़ो, तैयार हो जाओ। मैं आपको कुछ बताने आया हूं कि जो अनुनादी संरचनाएं होती है ना, ये वास्तविक संरचना होती है, ये वास्तव में एग्जिस्ट करती है। बेटा जवाब क्यों नहीं आता है? हाँ, नहीं होती तो मना करो ना सर, नहीं आप गलत कह रहे हैं। बोलो, वास्तविक होती है क्या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर? कैसी होती है? काल्पनिक, मेरे दिमाग में होती है। नेक्स्ट, अनुनादी संरचनाएं तो काल्पनिक होती हैं, लेकिन अनुनाद संकर वास्तविक होता है। अनुनादी संरचनाएं अनुनाद संकर में कंट्रीब्यूट करती हैं। अनुनाद संरचना और अनुनाद संकर, इसमें से अनुनाद संकर कम स्थायी है। अभी तो पढ़ा नहीं यार, कल का रिवाइज नहीं किया ना भाई, देखो ऐसे पार नहीं पड़ेगी। RH से ज्यादा एनर्जी इसकी है, लेकिन स्थायित्व किसका ज्यादा है? ऐसे पार नहीं पड़ेगी, रिवीजन करके आना पड़ेगा, तब पार पड़ेगी भाई, हैं? चलो, मैंने आपसे कहा कि अनुनाद में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, पाई के इलेक्ट्रॉन। अनुनाद में इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण नहीं होता, आंशिक होता, आंशिक। पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। फिर आंशिक किस में होता है? प्रेरणिक प्रभाव में। ओके, वेरी गुड। अनुनाद में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एटम भी अपनी जगह छोड़ देता है, नहीं छोड़ता। लेकिन यह बात बता देता हूं कि अनुनाद के कारण से हर कार्बन या हर एलिमेंट का संकरण बदल जाता है, नहीं बदलता? अच्छा, तो ये तो तय है, अनुनाद के कारण कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है जिसको अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। जितनी ज्यादा अनुनाद ऊर्जा बाहर निकलेगी, स्थायित्व उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि वो कौन सी एनर्जी है जो बाहर निकल गई, तो सिस्टम से एनर्जी बाहर निकल गई, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अनुनादी संरचनाओं के बीच में डबल हेडेड एरो लगाता हूं, सही है ये बात? अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, इसमें आओ, sp3 परमाणु रखने वाला यही अनुनाद करेगा? नहीं, sp3 वाला कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अनुनाद केवल पैरेलल ऑर्बिटल्स में होता है, जो एक ही तल में हो, और समान तल के लिए या तो sp संकरण होगा या sp2 संकरण होगा। क्लियर है क्या बात? मैंने कहा सभी अनुनादी संरचनाओं में युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, हाँ या ना? और ऐसे ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होती है। अगर कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर किसी स्पीशीज में पाई बॉन्ड के साथ पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्री रेडिकल भी हो, केवल पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। सही बोल रहा हूं मैं? अगर किसी के पास एक से ज्यादा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है तो एक ही पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। अगर एक से ज्यादा लोन पेयर है तो, यहां तक क्लियर है क्या? तो अब मैं आपको आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एक क्वेश्चन कराऊंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पेन मत चलाना, फिर आप देखो क्या उस क्वेश्चन को करने की स्थिति में है या नहीं है। रेडी है क्या? शुरू करें? ठीक, देखना जरा।
अनुनाद के लिए क्या सही नहीं है। आई होप आपको दिख रहा होगा, तसल्ली से पढ़ना है और जो भी हमने पढ़ा उसके हिसाब से जवाब देना है। हर साल आरपीएससी का लेवल बढ़ रहा है, हमें भी तैयारी उस टॉपिक की इतनी गहरी करनी है, कैसा भी पेपर बना ले। हाँ श्रवण, बन सकते हैं ना बेटा, ये देखो बन गया है। इसीलिए सर ऐसी तैयारी करा रहे हैं कि पेपर सेटर इसको किसी भी दिन ग्रेड सेकंड में उतार सकता है ऐसा क्वेश्चन, और हो सकता है वो दिन इसी बार आ जाए। उसके बाद तो पूरा राजस्थान पढ़ाएगा ना बेटा, जो पहले पढ़ गया वो जीत में है। चलो क्वेश्चन देखो, सही नहीं है। प्रत्येक संरचना में नाभिक की स्थिति समान रहनी चाहिए, ये तो सही है, तो हमने कहा बेटा तुम तो सही हो। प्रत्येक संरचना में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म संख्या समान होनी चाहिए, अच्छा भाई समान है। अनुनाद संकर यानी RH की ऊर्जा RS की ऊर्जा से कम होनी चाहिए, सही बात है ये भी। RS की ऊर्जा ज्यादा होती है RH से, अपने पढ़ा था, तो RH की ऊर्जा तो कम होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अनुनाद ऊर्जा के कम होने पर स्थायित्व अधिक होगा, अरे बेटा तुम फंस गए, मुझे तो सिखाया जितनी ज्यादा अनुनाद ऊर्जा निकलेगी स्थायित्व उतना ज्यादा होगा। कर पा रहे हो क्या? अब मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, यहां पर बैठ के ये क्वेश्चन सॉल्व करना और एग्जाम टेबल में क्वेश्चन सॉल्व करना, पसीने छूट जाते हैं। लैंग्वेज में आया हुआ पेपर भारी बनता है, और इसलिए बार बार कह रहा हूं निर्णय लेना पड़ेगा, निर्णय। एक एवरेज बच्चा 25% क्वेश्चन ऐसे करता है जो एक बार में टिक हो गए, और वो 10% क्वेश्चन ऐसे छूटता है कि चाहे मेरे पूरी पीढ़ियों में से कोई आ जाए ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। वो फंसता है उन 70-65% क्वेश्चन में जहां उसको पता है दो तो गलत है, दो में से एक को सही करना है। अगर वो सही निर्णय लेगा तो इन है, और अगर वो फंस गया तो वो बाहर है। रातों रात ये कैपेबिलिटी नहीं आ सकती, इसीलिए इस 8 से 9 महीने की जर्नी में मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निर्णय लो भले ही गलत हो जाए, अपने किए हुए निर्णय पर रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मेरा निर्णय था, गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, निर्णय लो ताकि मैं आपको सही कर पाऊं कि नहीं बेटा ये नहीं ये होगा। और अगर निर्णय नहीं ले पाए तो आरपीसी के टेबल पर फंसता है आम बच्चा। और सर की बात का बुरा नहीं मानना है बेटा, आप और हम एक ही टीम है, हम तैयार कर रहे हैं आपको कि मेरा बच्चा जाए तो वहां सिलेक्शन लेके आए, रुके नहीं। कर लेंगे, तो पहले ये क्वेश्चन उतारो फिर वो नियम उतारेंगे। तो आज की क्लास में हमने सीखा रिजोनेंस क्या है, रिजोनेंस की कंडीशन क्या है, और मैं कैसे देखकर तय करूं कि रिजोनेंस होगा या नहीं होगा, और रिजोनेंस के सामान्य नियम पढ़े। आई होप कल आप इसको पढ़ के आएंगे, कल हम इससे आगे चलेंगे और फिर आगे बात करेंगे कि अलग अलग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्थायित्व पर कैसे चर्चा करूं। ठीक है बेटा, खूब जम के मेहनत करना। हाँ मनीषा, ये सही कह रहे हैं आप, पेपर पूरा कॉपी से जो आपने देखा है वो बिल्कुल सही है, पेपर कॉपी से बाहर नहीं जाएगा। बस रिवीजन 10 रिवीजन करना ताकि वो अपना ही पेपर बन के रहे।